तहज़ीब उस्मानी ने फ़ौरन साइमा नकवी को इत्तला दी थी खावर उस्मानी के आने की। शाहज़ेब उस्मानी और मुनव्वर उस्मानी भी फ़ौरन उठ खड़े हुए थे भाई के लिए। आ जाओ खावर, खड़े क्यों हो? जहांगीर उस्मानी के लहजे की तड़प वहाँ मौजूद तमाम लोगों ने महसूस की थी। खावर उस्मानी अंदर दाखिल हुए और वहीं टीवी लाउंज में रुक गए। उस घर के दरो दीवार और खुशबू आज भी वैसी ही थी। भाइयों ने उन्हें गले लगाया। सबकी आंखें नम थी, लेकिन वो संजीदगी से खड़े उस एक शख्स को देख रहे थे जो उनके एहतराम में खड़ा हो ना तो दूर सर भी नहीं उठा रहा था। घर के छोटों को यहाँ के रस्म व रिवाज नहीं मालूम? उन्होंने शायान उस्मानी को देखते तंज किया तो सबका ध्यान शायान की तरफ गया। मोहिद और मलाइका जा चुके थे यूनिवर्सिटी, इसलिए अब वहाँ सिर्फ घर के बड़े ही बचे थे। आपको मैं नहीं जानता और अनजान लोगों को मैं इतनी इज्जत और तकरीम देता नहीं। वो निगाहें उठाता सर्द से लहजे में बोलता सबको हैरान कर गया। शायान। शाहज़ेब उस्मानी धाड़े थे। तहज़ीब उस्मानी हल्का सा मुस्कुराई थी। उनकी बहन का कमाल था ये कि आज उनका बेटा बागी बने शेर की तरह अपने ही बड़ों के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर गया था। अनजान तो हम नहीं रहे कभी भी शायान शाहज़ेब उस्मानी, न कभी माजी में और न हाल में। आखिर मेरी बेटी मनकूहा है तुम्हारी। मेरे नाकर्दा गुनाहों का बदला लिया है तुमने मेरी औलाद से, तो अनजान तो हम किसी सूरत नहीं होते। वो बोले तो शायान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और कुछ आगे आया। बैठें फिर तो, अपनी बीवी के नाम पर इज्जत देना तो बनता है फिर मेरा। बीवी नहीं, मनकूहा बरखुरदार, जो ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। वो सालों बाद धाड़े थे कि हवेली में उनकी आवाज़ गूंजती पत्तों में भी सरसराहट पैदा कर गई। शायद इतने सालों पहले वो खुद के लिए बोलते तो आज इस मकाम पर ना होते। मेरी बीवी को इन सब में मत लाएं। वो तेज़ी से आगे आया था। शाहज़ेब उस्मानी ने हाथ से रोकते उसे शोलाबार निगाहों से घूरा। खावर बैठकर बात करते हैं। जहांगीर उस्मानी मौके की मुनासबत देखते बोले, यहाँ मेरी जगह न सालों पहले थी और न अब है। मैं यहाँ सिर्फ आपके पोते को बताने आया हूँ कि मेरी बेटी अब मज़ीद इसके रिश्ते में नहीं रहेगी। उसे इस रिश्ते से जल्द अज जल्द आज़ाद कर दे। उसके बाद मैं इस मुल्क से ही अपनी औलाद को लेता चला जाऊँगा। शायान उस्मानी को लगा उसने कुछ गलत सुना है, जबकि जहांगीर उस्मानी और शाहज़ेब उस्मानी ने शायान को देखा। वो जानते थे उसकी मोहब्बत के बारे में और शायान उस्मानी की आदत को भी, तो वो अपना झूठा किसी को नहीं देता था। यहाँ तो फिर उसकी बीवी की बात हो रही थी, जिसके लिए उसकी बेचैनी और जुनून वो पहले ही देख चुके थे। ये मुमकिन नहीं। वो लम्हों बाद खुद को कंपोज करता बोला, इसे मुमकिन मैं बना दूंगा बरखुरदार। मुझे सख्ती पर मजबूर मत करो। केस अदालत में जाएगा तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारे ख़ानदान की? वो सख्ती से बोले। शायान ने उन्हें तैश के आलम में देखा। मत बोले, आप भी इसी ख़ानदान में से हैं। बिल्कुल नहीं, ये ख़ानदान मुझे बरसों पहले आग कर चुका है अपने नाम से। अब मेरा और मेरी बेटी का तुम जैसे लोगों से कोई वास्ता नहीं। अपने लिए आवाज़ नहीं उठानी मैंने, लेकिन अपनी बेटी के साथ वही सब नहीं होने दूंगा। भूल है तुम्हारी कि मैं ये सब होने दूंगा उसके साथ। उसे आज़ाद करो अपने नाम से, नहीं तो ईंट से ईंट बजा कर जाऊँगा मैं यहाँ से। उसे आज़ाद तो मैं मर कर भी नहीं करूँगा। बीवी है वो मेरी, और शायान उस्मानी अपनी बीवी को तो मर कर भी ना छोड़े। इसलिए ये बात तो ज़हन से निकाल ही दें। अदालत जाएं या दुनिया की किसी भी ताकत को लगा लें, नाकाम ठहरेंगे उसके नाम के आगे से मेरा नाम हटाने में। वो उनके करीब जाता चैलेंज करता बोला। खावर उस्मानी ने उसके सीने पर हाथ रख के उसे धक्का दिया था पीछे की तरफ कि वो लड़खड़ा गया। शाहज़ेब उस्मानी ने उसे फ़ौरन थामा था। औरतों ने मुंह पर हाथ रखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को धोखा देने की? वो आगे आते उस पर हाथ उठाते कि जहांगीर उस्मानी और मुनव्वर उस्मानी ने उन्हें रोका। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी हिम्मत हुई थी मेरी खाला को धोखा देने की। उस घटिया औरत का नाम मत लो। ज़ुबान संभाल कर खावर साहब। वो धाड़ा था, मेरी खाला के बारे में कुछ मत बोलना, बल्कि अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करें उनसे निकाह करके। वो बोला तो सबने झटके से मुड़ते उसे देखा, जैसे उसकी दिमागी हालत पर शक हो। क्या बकवास कर रहे हो शायान? शाहज़ेब उस्मानी धाड़े थे। मैं वही कह रहा हूँ जो कहना चाहिए। इस शख्स को बोले मेरी खाला को अपना नाम दे। खावर उस्मानी अपना आप छुड़वाते फिर उसकी तरफ बढ़े थे। माहौल का तनाव बढ़ता जा रहा था। तहज़ीब उस्मानी ने सारी खबर साथ साथ साइमा नकवी तक पहुंचाई थी, जो बेहद खुश थी। कौनैन से मैं बात कर लूँगा। शायान अपना आप छुड़वाते बोला। कौनैन खावर पर तो अब मैं तुम्हारा साया बिना पड़ने दूंगा। शायान उस्मानी, और ये जो तुम्हारे और तुम्हारी खाला के दिमाग में गंद भरा है ना, निकाल दो इसको बाहर।
उस औरत को ना सालों पहले मैंने अपना नाम दिया था और ना अब दूंगा। ये मेरे नज़दीक गुनाह है उस औरत को अपनाना। वो बोले थे और कदम पीछे हटाए दूर हटे। वो दोनों एक दूसरे को जख्मी शेरों की तरह तक रहे थे। शायान उस्मानी इससे पहले कि मज़ीद कुछ कहता, शाहज़ेब उस्मानी बोल पड़े, अपने कमरे में जाओ शायान, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तुम मेरी ही औलाद हो। शायान अपने कमरे में चला गया तो खावर उस्मानी भी दरवाजे की तरफ बढ़े। खावर रुक जाओ, जहांगीर उस्मानी ने कहा, लेकिन वो नहीं रुके। शाहज़ेब उस्मानी ने जाते हाथ पकड़ा और उन्हें वापस अंदर लाए। मुनव्वर उस्मानी भी उनके पास ही बैठे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे खावर, शाहज़ेब उस्मानी बोले तो खावर ने उन्हें देखा। भाई मैंने खुद पर सब बर्दाश्त किया है, लेकिन अपनी बेटी पर मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगा, ये बात समझा दें इसको। जहांगीर उस्मानी ने कौनैन को फ़ोन करते सब बता दिया कि वो वहाँ से फ़ौरन निकल आई थी। उसने दादा जान से पूछा कि शायान कहाँ है और उन्हीं से पता चला कि वो डेरे की तरफ निकल गया। अब वो सब बाप बेटे साथ बैठे थे और सभी खावर उस्मानी से शर्मिंदा दिख रहे थे। आपने सुना उसने क्या कहा? उस औरत ने आपके बेटे में भी अपना जैसा जहर भर दिया है भाई, खावर उस्मानी बोले तो शाहज़ेब ने होंठ भींचते सर हाँ में हिलाया। मैं जानता हूँ खावर, उसे इस औरत से दूर रखें भाई, खावर साहब बोले और फिर माजी खोलकर उनके सामने रख दिया तो सब आप दीदा और शर्मिंदा हुए अपने किए पर। लेकिन इन सब के बाद कौनैन क्या करने वाली थी, शायान उस्मानी बिल्कुल ना जानता था। आज़म, वो वापसी पर उसे घर छोड़ने आया था, गाड़ी में सिर्फ वही दो थे। मैं कैसी लग रही थी आज आपने बताया ही नहीं। वो कुछ सोचते बोली थी, शायद उसे शर्मिंदा कराना चाहती थी। अच्छी लग रही थी, वो बस इतना ही बोला, लेकिन ज़ारा शुक्रिया भी ना कह पाई। उसने कौन सा उसकी तारीफ़ खुशी से की थी। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये रंग आप पर बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी बियर्ड कल थोड़ी सी ट्रिम होनी चाहिए। वो उसे उसके बारे में सब तफसील से बता रही थी। आज़म ने उसकी आंखों में देखा जहाँ अनगिनत जुगनू रोशन थे उसकी मोहब्बत के। क्या वो ठीक कर रहा था? खुद के खिलाफ जाते सिर्फ उस लड़की की मोहब्बत आजमाने की खातिर उससे शादी करके। कल मैं चाहती हूँ पार्लर से वापसी पर आप मुझे पिक करेंगे ना? फ्री हुआ तो कर लूँगा, वो बोला तो ज़ारा की खुशी मान पड़ी। वो कितना दिल को समझा रही थी कि जैसा उसने वसवसे उसके दिल में आ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं। अजलान भाई और फरिश्ते कितने अच्छे लग रहे थे ना आज। वो थोड़ी देर बाद बोली और निगाहें आज़म पर टिकाई। वो मुस्कुराया और फिर बोलने लगा, हाँ बहुत अच्छे। अजलान ने मुझे इन दोनों के कपड़े दिखाए थे पहले। मुझे पता था फरिश्ते को वो ड्रेस बहुत पसंद आएगा, लेकिन वो बहुत भारी था। उसने कभी ऐसे ड्रेसेस नहीं पहने, लेकिन आज वो बिल्कुल बारबी डॉल लग रही थी। और ज़ारा की आंखें भीगने लगी। उसके पूछने पर बमुश्किल उसने कहा कि वो अच्छी लग रही थी और फरिश्ते अज़लान की तारीफ़ में उसने कसीदे पढ़ डाले थे। आज़म ने भी महसूस किया था, इसलिए खामोश हो गया। वो बस पहुंच गए थे उसके घर के सामने। गाड़ी रोकते अज़लान ने उसे देखा। अंदर आएंगे? नहीं, खुदा हाफिज़। आज़म, क्या आप खुश हैं इस शादी से? उसने फिर वही सवाल किया। ज़ारा तुम पागल हो, क्यों एक ही फजूल सवाल पूछती रहती हो? मैंने पहले भी कहा था कि सब मेरी मर्ज़ी से हो रहा है, कुछ भी मेरी चाह के खिलाफ नहीं हो सकता। ना कोई ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में तुम्हें शामिल करवा सकता है। ज़ारा सहमते उसे देखने लगी। आंसू पलकों की बाढ़ तोड़ते बाहर निकल आए। लेकिन मुझे लगता है मैंने अपने साथ कुछ बुरा कर लिया है, बहुत बुरा। आप मेरे नहीं हैं आज़म अज़हर, आप अब भी फरिश्ते के हैं। काश मैं दिल को मना लेती कि आप मेरे लिए नहीं बने। तो अब मना लो और मत करो ये शादी। उतरो, जाना है मुझे। उस लड़की के आंसुओं पर वो बेचैन होता मुंह में जो आया बोल गया था। काश अपने लबों से अदा हुए लफ्ज़ हमें उसी रफ्तार से हमारे दिल पर मारे जाएं, ताकि हमें एहसास हो कि मुखालिफ ने कितना दर्द बर्दाश्त किया होगा। ज़ारा ने झटके से सर उठाते उसे देखा। बेयकीनी थी। वो बाहर निकली और फिर तेज़ी से अंदर चली गई, लेकिन दरवाजे के पास रुकी। आज़म अज़हर उसकी पुश्त बखूबी देख सकता था। उसने आंसू साफ किए और आसमान की तरफ देखते गहरे सांस भरे, जैसे अपनी हालत को नॉर्मल करना चाहा हो। उसके वजूद में बेचैनी सी भर गई तो वो तेज़ी से गाड़ी वहाँ से भगाता ले गया। वो रात जहाँ दो लोगों के लिए खुशाइन थी, एक दूसरे की मोहब्बत में भीगते, तो दो लोगों के लिए उतनी ही कठिन। ज़ारा को बुखार हो गया था। उसने घर जाकर भी किसी से बात नहीं की थी ज़्यादा। सारे लोग थकावट समझ रहे थे, लेकिन सुबह तक वो बुखार में फूंक रही थी। ज़ारा मेरी बच्ची, उसकी वालदा उसे उठाने आई थी। उसे यूं सुर्ख पड़ते सुखड़े सिमटे लेटे देखकर वो उस तक आई। जब उसे हाथ लगाते पता चला कि उसे कितना तेज़ बुखार था। ममा, वो उनकी गोद में सर रख गई। क्या हुआ मेरी बच्ची? वो तड़प ही तो गई थी,
कुछ नहीं, बस थक गई हूँ। वो बता नहीं पाई कि थक गई है। उसे एक बेहिस शख्स से मोहब्बत करते करते उठो नाश्ता कर लो और दवा लो, तैयार होने भी जाना है, सब मेहमान मौजूद हैं घर में, नहा लो पहले, शायद बुखार का जोर टूट जाए। वो उसके माथे पर बोसा देते उसकी चीज़ें निकालने लगी तो वो भी फ्रेश होती, नाश्ता करती, दवा लेती, पार्लर चली गई। आज उसकी ज़िंदगी का अहम तरीन दिन था और वो बीमार पड़ गई थी। तैयार भी वो बमुश्किल हुई, लेकिन वहाँ मौजूद तमाम लड़कियों ने उसे काफ़ी सराहा था कि वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। लेकिन क्या फ़ायदा था इतनी तैयारी का? जिसके लिए तैयार हुई थी वो तो उसे नज़र भर कर न जाने देखने वाला था भी या नहीं। सुर्ख रंग के उस लहंगे में जिसकी टेल पीछे ज़मीन पर बिछी थी, भारी ज्वेलरी और खूबसूरत मेकअप में वो नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। दुपट्टा लेते उसका सर चकरा गया, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा था, जिसका आधे से ज़्यादा हिस्सा उसके सर के पीछे से होता ज़मीन पर बिखरा था। आज़म अज़हर की पसंद वहाँ सबको बेहद भाई। उसने आज़म अज़हर का इंतज़ार नहीं किया था, क्योंकि कल के बाद उसकी सारी खुशफहमियाँ ख़त्म हो गई थी। मैम, आपको आज़म नामी कोई लेने आए हैं। वो चौंकी और फिर उसे मदद देते बाहर ले जाया गया। आज़म, जो खुद भी शेरवानी में बिल्कुल तैयार हुआ ही आया था, उसे तकते देख पल भर के लिए मबहूत रह गया। कितने ही लम्हे वो अपनी निगाहें नहीं हटा पाया सामने के मंजर थे, जहाँ से वो सहज सहज कर चलती आ रही थी। खूबसूरत, उसने बेसाख्ता कहा तो ज़ारा ने निगाहें उठाकर उसे देखा, फिर खामोशी से सर झुका लिया तो आज़म वापस अपने खोल में सिमटा। मुझे लगता है कम से कम तारीफ़ पर थैंक यू कहना चाहिए। आज़म ने बैठने में उसकी मदद करते वापस अपनी जगह पर बैठते कहा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। कल उसने भी तो उसकी तारीफ़ की थी, लेकिन वो आगे से कुछ नहीं बोला। किस चीज़ का एटीट्यूड दिखा रही हो? उसका मूड पल में गारत हुआ। नहीं, मैं कहाँ आपको एटीट्यूड दिखा सकती हूँ आज़म। वो कहती सीट की पोस्ट से सर टिका गई तो वो खामोश हो गया। वहाँ पहुँचते उनका शानदार तरीके से एंट्री हुई। लड़कियाँ उस जैसी ज़िंदगी जीने की ख्वाह थी, लेकिन ज़ारा ने जान लिया था कि किसी की ज़िंदगी को आइडियलाइज़ नहीं किया करते, क्योंकि कोई नहीं जानता मियाँ बीवी का रिश्ता चार दीवारी में कैसा है। निकाह का वक्त करीब आया तो ज़ारा का दिल धड़कने लगा। उसने अपनी माँ का हाथ मजबूती से थामा था, फिर आज़म अज़हर को कबूल करते वो हिचकियों से रो दी थी। कई खौफ उसमें अपने पंजे गाड़े हुए थे। मुस्तकबिल क्या था उनके रिश्ते का, कौन जानता था। आज़म अज़हर के कबूल करने पर मुबारकबाद का शोर उठा, लेकिन वो सर नहीं उठा पाए। तमाम लोग उसे ज़ारा से मिलने का कह रहे थे। वो शख्स उठा और फूलों से बनी उनके दरमियान हाइल हुई चादर को हटाया और उसके पास आया। ज़ारा के हाथ थामे जो कांप रहे थे, उसे खड़ा करते उसके माथे पर बोसा दिया और फिर उसके नज़दीक झुका। ज़ारा आज़म अज़हर की सारी हिस्सियात उसे सुनने की मुंतज़िर थी। शायद कोई मोहब्बत भरे लफ्ज़, अपनी गलती का पछतावा, लेकिन वो बोला भी तो क्या? अभी से कांप रही हो? अभी तो ज़िंदगी पड़ी है ज़ारा आज़म अज़हर। आपने अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना है मुझे, साबित करनी है अपनी मोहब्बत। वो उसके कान के पास बोला। इर्द गिर्द के लोग समझे थे कि न जाने वो क्या मोहब्बत भरे पैगाम एक दूसरे को सुना रहे होंगे, लेकिन ज़ारा को लगा उसे सांस लेने में दुश्वारी हुई है तो क्या ये शादी सिर्फ उसकी मोहब्बत की आजमाइश के लिए थी? और इस मौके पर यह इंकशाफ, शायद वो पहली ऐसी दुल्हन थी जिससे मोहब्बत की ये कीमत अदा करवाई जा रही थी। वो पीछे हो गया और उसके बाद ज़ारा को अपना आप एक रोबोट सा लगा। उसने उस मोहब्बत में अपना आप मिटा दिया। सालों उस शख्स को चाहते गुजार दिए थे और आज वो हासिल होकर भी ला हासिल बन गया था। वो था ही नहीं कभी ज़ारा का, वो तो हमेशा से फरिश्ते का था। उसने मान लिया था आज। कई आंसू आंखों से गिरने लगे। उसे अपनी तैयारी सब बेकार लगी, यहाँ तक कि उसे अपनी ज़िंदगी उस पल बेकार रखी। रुखसती के वक्त वो अपनी माँ और भाइयों से लगकर बहुत रोई और उन्हें भी रुला गई। वो अपनी घर की वाहिद रौनक उस शख्स को सौंप रहे थे जिसने उसे मजाक समझ लिया था, और फिर जिस लम्हे का बरसों उसने इंतज़ार किया था, जैसे मोजज़े की तरह मांगा था जिसे, वो पूरा हुआ और पिया के घर सुधा गई। वो घर में भी चंद एक रस्में करते उसे उसके असल ठिकाने आज़म अज़हर के कमरे में पहुंचा दिया। आज़म अज़हर के कमरे तक रसाई पा ली थी, उसके दिल तक तो शायद मुमकिन ही ना थी। उसने रिवायती दुल्हनों की तरह घूंघट नहीं किया था, वो तो बस क़यामत की मुंतज़िर थी, अब जिसमें ज़्यादा वक्त दरकार न था। कुछ ही देर बाद दरवाज़ा खुला और वो शख्स अंदर आते दरवाज़ा लॉक कर गया। उसका कमरा ऊपर के पोर्शन पर था। लाउंज के बाहर ग्लास वॉल्स थे और दूसरी तरफ घर का बाकी हिस्सा, इसीलिए वो जगह आज़म अज़हर की मिल्कियत थी। तो आखिरकार ज़ारा पर आप कामयाब हुई, और देखें जिस जगह की आपकी हैसियत भी ना थी वो आपकी झोली में आ गिरी। उसने सोफे पर बैठते टांग पर टांग रखते ज़ुबान के निश्तर चलाना शुरू किए। ज़ारा ने निगाहें उठाने की गलती नहीं की। वो खुद को शर्मिंदा होते नहीं देख सकती थी। उसने खुद को डिसअपॉइंट किया था। यहाँ आओ,
आज़म ने उसके वजूद में कोई जुम्बिश ना पाते उसे मुखातिब करते करीब आने को कहा तो उसने झटके से सर उठाया। सुर्ख लिबास में ब्लड रेड लिपस्टिक से मुज़य्यन होंठों को बेदर्दी से काटती, आंखों को नम पानी से भरी वो बिखरी बिखरी सी लगी उसे। ज़ारा आज़म अज़हर, मैंने बुलाया है आपको। वो गहरा सांस भरती उठी और उसकी तरफ कदम बढ़ाए। वो देखना चाहती थी उस शख्स की बर्दाश्त और उस शख्स के जुल्म की आखिरी हद क्या थी आखिर। वो उसके पास आ खड़ी हुई तो आज़म ने झटके से उसे खुद पर गिराया। वो संभल नहीं पाई और टूटी हुई डाल की तरह उस पर आ गिरी। कैसा लग रहा है? उसने उसके बालों को थामते कहा, लेकिन गिरफ्त दर्द पहुंचाने वाली ना थी, क्योंकि ये काम वो बखूबी जुबान से कर रहा था। बोलो, चलो अब तो हलाल रिश्ता है हमारे दरमियान। मैं महरम हूँ, दिलाओ मुझे यकीन अपनी मोहब्बत का। सुन रहा हूँ मैं। ज़ारा ने बस उसकी आंखों में देखा और फिर तल्खी से मुस्कुराती सर मोड़ गई। आज़म अज़हर को ये कहाँ हज़म हुआ था। छोड़ी से उसके चेहरे को थामते झटके से अपनी तरफ मोड़ गया। मुझे नज़रअंदाज कर रही हो तुम? क्या पूछ रहा हूँ मैं? यकीन दिलाओ मुझे अपनी मोहब्बत का। बताओ कितनी मोहब्बत करती हो तुम मुझसे।